नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का क्लास करेंगे, जिसमें 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस करेंगे। आपको बता दें, ये जो 100 जीके है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चंस आपका अभी जो आने वाला पेपर है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी एसएसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस को। बिल्कुल नए क्वेश्चन से नया क्लास है, शुरू से अंत तक बहुत ही मजेदार लगेगा आपको सारे क्वेश्चंस, तो अंत तक देखना है। चले फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? याद रखिएगा, टेंसले ने, एजी टेंसले ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? यानी जब वनों को कटाई करते हैं या वन को नष्ट करते हैं तो उसका कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन पर। यानी वनों को नष्ट करने से किस पर कुप्रभाव पड़ता है? तो मृदा अपरदन पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुविद्य होते हैं, क्यों? अब देखिए, ये जो मरुविद्य पौधे होते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरोफाइट। खास तौर पर ये रेगिस्तान में उगते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुविद्य यानी जीरोफाइट पौधे होते हैं, क्यों? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब देखिए, पौधों के द्वारा जब पानी प्रयोग में ही नहीं लाया जाएगा तो वहाँ पर पानी होने का ही क्या मतलब रह गया, क्या फ़ायदा रह गया? इस वजह से जो है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होने के बावजूद भी वहाँ जीरोफाइट्स कुल के पौधे उत्पन्न होते हैं। राइट है ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से क्या है? तो खेत मानव द्वारा निर्मित, बांध भी और पार्क भी मानव के द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए, झील जो है ये प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से क्या है? तो झील। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में खुद से मौजूद होता है, और एक होता है कृत्रिम, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। प्रवाल भित्ति ये तो प्राकृतिक है, वेटलैंड ये भी प्राकृतिक है, नदी ये भी प्राकृतिक है, खेत ये कृत्रिम है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, खेत। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों पर्यावरण विज्ञान का। तो याद रखिएगा, देखिए, लवणीय जल परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ध्यान से देखिए, स्वच्छ जल परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करना ऑप्शन नंबर डी, तालाब। आज का अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो देखिए, वन रोपण के द्वारा। अभी मैंने बताया कि जब वन नष्ट होता है यानी वन की कटाई करते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है या कुप्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर। और मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा और अधिक पेड़ लगाकर, है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच, याद रखना, फ्रेंच शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा के शब्द से। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण किससे बनता है? बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? तो याद रखिएगा साथियों, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, यानी उपरोक्त सभी से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो
तो अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? भूमि का रूप ये तो है, मिट्टियाँ भी है, खनिज भी है, बस्तियाँ नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तियाँ। मानव गतिविधियों से परिवर्तित, देखिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, यूपीपीसीएस 2019 का ये क्वेश्चन है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो राइट आएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव जनित पर्यावरण, यानी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण यानी मानव जनित पर्यावरण कहलाता है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए, पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित में से किसके बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच का। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जब ऑप्शन में एजी टेंसले और अर्नेस्ट हैक्कल दिया हुआ रहता है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका अर्नेस्ट हैक्कल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने तो एजी टेंसले भी बताया। तो देखिए, एजी टेंसले जो है इन्होंने परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और केवल परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि परिस्थितिकी तंत्र एजी टेंसले और केवल परिस्थितिकी अर्नेस्ट हैक्कल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहे तो आराम से आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखना कि परिस्थितिकी पूछा है या परिस्थितिकी तंत्र पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट हैक्कल। अगला क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में परिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में परिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वो सही है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैंग्रोव, घास में का मैदान, झील और सागर। क्योंकि सागर, देखिए सागर जो है ये सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र है साथियों, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में होगा, घटती हुई पूछा है। सबसे छोटा होता है मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील और फिर सागर सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तब प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों ही। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधों को परिस्थितिकी में क्या कहते हैं? देखिए, हरे पौधों को परिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है, राइट है ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो डीडीटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मरुस्थलीय भवन किसमें होता है या किससे होता है? तो याद रखिएगा साथियों, मरुस्थलीय भवन बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा, कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता के वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी प्राणी होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो देखिए, सर्वहारी जंतु जो होते हैं ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तो देखिए, शेर जो है ये साथियों तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जंगलों में या जो कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है और वो ऐसे मतलब लाश अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, तो ये गिद्ध ही है जो कि आकर उसको खा जाता है, यानी इसीलिए जो है गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो देखिए, बैक्टीरिया जो होता है साथियों, याद रखिए यह अपघटक श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी अपघटक। अच्छा देखिएगा, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो इनमें से कौन अपघटक जीवों का उदाहरण है? तो कवक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी कवक। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, यानी ऊर्जा में कमी किससे होती है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है रूपांतरण से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरण। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ध्यान से देखिएगा, पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? अब देखिए हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो देखिएगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है साथियों सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं किसके लिए? अब देखिए पादप जो होते हैं पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? तो जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? तो देखिए आहार श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। अगला है प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए प्रदूषण को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना। ये जो है प्रदूषण को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना। आज का अगला क्वेश्चन है ओजोन डे यानी ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ओजोन दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? तो ध्यान से देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है ये किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी मिक के रिसाव के कारण 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। आज का अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती है? या किस पदार्थ से, है ना? तो देखिए किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी पारा। देखिए पारा में जब जल में जब पारा का प्रदूषण फैलता है तो ये मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है जल का क्लोरीकरण किया जाता है किसके लिए? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है यानी अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा साथियों SO2 और NO2 के कारण होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला है किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो राइट आंसर आएगा 120 डेसिबल से अधिक। 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है ये ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, अमेरिका और रूस। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। सब्जी फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को क्या कहते हैं? तो देखिए सब्जी फल एवं ऑर्नामेंटल पौधे को लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सब्जी फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो देखिए गिफ्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो चावल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक अमेरिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा खनिज है जो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम क्या है? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। गरीबों का लकड़ी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए गरीबों का लकड़ी बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बांस। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा संरक्षण का अर्थ होता है साथियों प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी।
स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो देखिए स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा अल्फा विविधता, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए स्थानीय जैव विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं साथियों। रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है? अब देखिए रेड लिस्ट जो जारी होती है वो किससे संबंधित होती है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, देखिए माफ करना, लाल रंग या रेड लिस्ट में निम्न में से किससे संबंध में सूचना होती है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी नहीं, लाल रंग नहीं, देखिए विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है, यानी इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें शेरों को सुरक्षित रखा गया है, तो करेक्ट आएगा साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है और ये गुजरात में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है, तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए मशहूर है, टाइगर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कितवां है, तो देखिए मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं किसको, तो गैसीय प्रदूषक जो होते हैं वो फेफड़ों और आंखों दोनों को ही प्रभावित करते हैं, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। देखिए एड्स किस कारण होता है, तो याद रखिएगा साथियों एड्स HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो देखिए पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत है साथियों जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म ईंधन जो एक बार जल जाता है तो ये पुनर्जीवित नहीं होता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं, तो धुआं के समान कुहासा को क्या कहते हैं, याद रखिएगा स्मोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा सभी साथी। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों, माफ करना ए और बी दोनों ही। देखिए गरीब देश और अमीर देश दोनों ही, इसमें गरीबी अमीरी का कोई भी मतलब नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए गरीब देश हो या अमीर देश हो सभी जिम्मेदार हैं, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है, तो देखिएगा ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है, तो त्वचीय कैंसर में, त्वचा का जो कैंसर होता है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है, यानी स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं होता है, तो देखिए SO2 तो होता ही है, हाइड्रोकार्बन गैस भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, फ्लाई ऐश नहीं होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लाई ऐश। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि से। नेक्स्ट है पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है, तो करेक्ट आएगा फ्लोराइड की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर ए। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, तो याद रखिए फ्लोराइड की अधिकता से, ऑप्शन नंबर ए। नदी के जल का बोध अधिक है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए जिसका बोध अधिक होता है इसका मतलब ये है कि वह जल अधिक स्वच्छ है, ऑप्शन नंबर ए। बोध का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा, यानी बोध टेस्ट जल प्रशिक्षण के लिए कराया जाता है, जिसका बोध अधिक होता है वह जल अधिक स्वच्छ होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है क्या, बताइए, तो देखिए सीवेज प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, उपरोक्त सभी, याद रखना ये सभी बीमारियां होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, अभी मैंने बताया चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये कब आरंभ हुआ था, तो 1973 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एस्बेस्टस क्या है, तो साथियों एस्बेस्टस जो है ये एक अधातु खनिज है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं जो कि पुनर्जीवित ना होने वाले संसाधन। देखिए जीवाश्म ईंधन जो है एक बार जलने के पश्चात ये दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पुनर्जीवित ना हो। अगला क्वेश्चन है
कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा क्या कहलाता है? तो कार्बनिक पदार्थों में जो ऊर्जा होता है उसको बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है? तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। भारतीय गेंडा कहाँ सुरक्षित है? तो करेक्ट आंसर आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में स्थित है। साथियों आज का अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में स्थित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो करेक्ट आएगा साहेबगंज में। झारखंड का जो साहेबगंज जिला है वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। एड्स का संचरण होता है किससे? तो एड्स का संचरण होता है साथियों किससे? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से, असुरक्षित यौन संबंध और रक्त ट्रांसफ्यूजन से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों 23 मई को। 23 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है? तो जैविक संसाधन में वन, जीव जंतु और चारागाह ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन खनिज सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा था? तो देखिए पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, इस कथन को किसने कहा था? तो फिटिंग ने। इनका नाम याद रखिएगा, फिटिंग। चलिए अगला है, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आएगा वन संपदा नष्ट हो जाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है और जल प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। यानी करेक्ट आएगा उपरोक्त सभी प्रदूषण में वृद्धि होती है। अगला है, पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ? तो देखिए पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है खेती में साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती में। अगला है, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक अधातु खनिज है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। याद रखिएगा। आज का अगला है, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों देखिए तापमान, जलपूर्ति, मिट्टी, इनमें से सभी, है ना। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से सभी है। कांटेदार वृक्ष व कांटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति है? तो देखिए राइट आएगा मरुदभिद यानी जीरोफाइट्स कुल के पौधे। आज का अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो याद रखिएगा पर्यावरण के घटकों में जल, वायु और मृदा, इनमें से सभी को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है कौन? तो देखिए पर्यावरण को सर्वाधिक कौन बिगाड़ता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधे। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति की प्रजनन क्षमता। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है कि उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए स्टॉकहोम में। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो देखिए राइट होगा 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जैव विविधता में सम्मिलित है क्या? तो देखिए जैव विविधता में ये सभी सम्मिलित हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवाणु, उपरोक्त सभी। विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आएगा साथियों 19वीं शताब्दी में। अगला है, मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है किसमें? तो राइट आंसर आएगा मानव परिस्थितिकी में। नेक्स्ट है, पर्यावरण ह्रास होता है कब? तो देखिए पर्यावरण ह्रास होता है साथियों इनमें से सभी पर, इनमें से सभी में, यानी प्राकृतिक प्रकोप में, प्राकृतिक आपदा से और पर्यावरण आघात से। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को कहा था डॉक्टर माधव ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, है ना।
अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का ये। तो देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो क्लास आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, टेक केयर।